शुरुआती इतनी धमाकेदार है। हाँ। चलिए आगे लेके चलते हैं। इनफैक्ट जिगर मिस्त्री हमारे साथ बॉयंट कैपिटल से जुड़ रहे हैं और जिगर बैंक्स को एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। जिगर, एक केस बन रहा है कि अगर कंट्रीब्यूशन देखें हम अर्निंग्स का, निफ्टी की अर्निंग्स का, और हम कंट्रीब्यूशन देखें बैंक निफ्टी की अर्निंग्स का, राइट, बैंक निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ नेक्स्ट 3 साल निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ से ज्यादा नजर आ रही है। और इनफैक्ट हम देखें, अगर जो क्वार्टर पीछे बीता हुआ क्वार्टर है उसका ही उदाहरण ले लें तो सारे कंट्रीब्यूटर्स बैंक निफ्टी के जबरदस्त अर्निंग्स रही है। तो क्या ये केस बन सकता है, क्योंकि लास्ट 2-3 हफ्ते से ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करे? नमस्कार अजय, आपके शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये बिल्कुल आप व्यू बना सकते हैं इसमें, क्योंकि अगर आप देखें कि अगर निफ्टी भी जिस हिसाब से गिरा था पहले इन यूएस रेट हाइक्स, तब रेट हाइक के चक्कर में आपके जो बैंक के शेयर्स हैं उनको एक्चुअली फायदा होना चाहिए, बिकॉज एसेट्स गेट रिप्राइस्ड मच फास्टर देन लायबिलिटीज। तो आपके नीम इन थियोरी बढ़ने चाहिए और आपकी इन्वेस्टमेंट बुक पे थोड़ी बहुत लॉस आ सकती है, बट बाकी जो कंपनीज की इंपैक्ट होती है, जैसे क्रूड $35 ऊपर है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और काफी सारे कमोडिटी प्राइसेस भी ऊपर हैं, तो काफी सारे निफ्टी कंपनीज को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पर बैंक की अर्निंग इनफैक्ट बढ़ेंगी, और इसलिए भी बढ़ेंगी कि अब तक जितनी भी एनपीए की कोविड के चलते प्रोविजनिंग होनी थी वो काफी हो गई है। तो अभी यहाँ से प्योर प्ले ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट भी आप लास्ट 10 साल में देखें तो करीब इट इज द हाईएस्ट ग्रोथ वी हैव सीन फॉर द फर्स्ट 7 months। तो क्रेडिट ग्रोथ आ रही है, आपकी निम एक्सपेंशन हो रही है, तो आपकी प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेंगी, और अगर प्रोविजन आपको इतनी तेजी से नहीं करना पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड, तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे उसका काफी ढंग से इम्पैक्ट आएगा। तो मुझे लगता है आपकी बात बिल्कुल सही है, और आपने देखा भी है लास्ट 3 क्वार्टर से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जा रही थी। इन बिटवीन एक क्वार्टर में जब एफआई सेल कर रहे थे तो एफआई की पोजीशन में 10 में सबसे जो 10 बड़ी पोजीशन है उसमें 6 फाइनेंशियल स्टॉक्स थे। तो जब वो बेच रहे थे तब उनके शेयर नीचे आए थे, बट उसके बाद दे हैव कंटिन्यूअसली केप्ट ऑन गोइंग अप। तो मैं आपकी बात से काफी हद तक सहमत हूँ, ये जरूर होना चाहिए। बिल्कुल जिगर, गुड आफ्टरनून, नाइस टॉकिंग टू यू। मानसी दिस साइड, जहां पर बैंकिंग पर आप अपना बुलिश नजरिया जता रहे हैं, बैंकिंग के साथ साथ 2 और स्पेसेस हैं जिस पर लगातार इन दिनों बातचीत भी चली है। एक तो सबसे पहले डिफेंस की हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी डिफेंस स्पेस है। डिफेंस प्ले में लगातार एक्शन भी हम देख रहे हैं, और ऑटो बिक्री के नंबर्स के बाद ऑटो हो, चाहे ऑटो एंसिलरी हो या फिर ऑटो फाइनेंस हो, हर तरफ हमने अच्छी मजबूती देखी है। डिफेंस और ऑटो में से अगर कोई चुनाव करना हो तो फिर आप किसके साथ जाएंगे? नमस्कार मानसी, मैं एक स्टेप आपको पीछे ले जाऊं इसमें, और लेट्स इमेजिन कि हम अगस्त 2021 में, तो वहां से अगर मैं आपको बताता कि अगले 1 साल में नैस्डैक 20% नीचे होगा, डाउ जोन्स 10% नीचे होगा, क्रूड $35 ऊपर होगा, और इंडिया को 5 लाख करोड़ की इम्पैक्ट आएगी क्रूड के चलते, 2.5 लाख करोड़ की इम्पैक्ट आएगी फर्टिलाइजर की हायर सब्सिडी के चलते, और तब अगर मैं बोलता कि इमेजिन कीजिए कि इंडिया 4% ऊपर होगा, राइट, इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सी व्हाट हैज ट्रांसपायर्ड ओवर द लास्ट 1 year, a year back। तो अगर इस संदर्भ में हम देखें तो जो आउट फेसिंग सेक्टर्स हैं, यूएस फेसिंग सेक्टर्स हैं या यूरोप फेसिंग सेक्टर्स हैं, वहां पे काफी हद तक आपको इम्पैक्ट दिख रहा है। जो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स हैं वहां पे अगर फ्लो भी एफआई के फ्लो के चलते अगर मार्केट ऊपर चल रही है या डोमेस्टिक फ्लो के चलते, तो ये आपने जरूर देखा है कि यहाँ पे ये सारे सेक्टर अच्छा कर रहे हैं। अभी इसको आप मल्टीपल तरीके से खेल सकते हैं। बैंकिंग जो मैं अजय से बात कर रहा था, माइक्रो फाइनेंस वो एक और सेक्टर है, होटल्स एक और सेक्टर है, और जो 2 सेक्टर आपने बताए उसमें भी रीजनेबली अच्छी तेजी का ये है। आप डिफेंस में इंक्रीजिंगली गवर्नमेंट का ये बहुत क्लियर एजेंडा है कि प्रोक्योरमेंट इंडिजिनाइजेशन जितना ज्यादा हो सके उतना हो। सैडली इतने नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं नहीं हमारे पास जहां पे हम पार्टिसिपेट कर पाए इसमें, और जितने भी शेयर्स हैं आपके वो काफी रीजनेबली अच्छी गति से चल रहे हैं। और सिमिलर केसेस विद ऑटो ऑल्सो।
बजाय ऑटो के हावेवर ये जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज है उसमें हमारी रुचि थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि देयर एबिलिटी टू पास ऑन हायर स्टील एंड एल्यूमिनियम प्राइसेस इज रीजनेबली हाई। तो ऑटो भी आप खेल सकते हैं, हमारे फंड में आइशर मोटर्स है। ऑटो एंसिलरी भी आप खेल सकते हैं क्योंकि उनका सीधा सीधा आपका प्ले है इनटू द होल नॉन इन्फ्लेशन साइकिल। जिगर, बहुत शुक्रिया, आप समय दे रहे हैं 18 स्वदेश को। एक चीज आपसे पता करनी थी, आपके पोर्टफोलियोज में या फिर आपकी बास्केट्स में अंदर सरकारी कंपनियां हैं, खासकर डिफेंस से जुड़ी हुई? अगर जिगर है तो क्या उसमें आप और होल्डिंग बढ़ाना चाहोगे? क्योंकि एक ना उनका डीएनए चेंज हो रहा है, वो इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन रहे हैं। आपको पता है सरकार दो बड़ी चीजें कर रही है। सरकार का मानना है कि पैसा बाहर जाने से बंद करो, ना तो डिफेंस से बाहर भेजेंगे ना तो तेल से बाहर भेजेंगे। बताओ कैसे ठीक कर सकते हैं इसको? तो डिफेंस सरकार के हाथ में जल्दी जल्दी काम भी हो रहा है। आप मेरे को बताइए, आपके पोर्टफोलियो में कितना स्टेक है और कितना बढ़ाना चाहेंगे या नहीं बढ़ाएंगे? नमस्कार। नहीं, मुझे खेद के साथ कहना पड़ेगा कि हमने ये साइकिल इवैल्यूएट किया पर हम इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाए जितना हम कर सकते थे। तो आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या आप जो डेटा वाली जो कंपनी है वो सबको हमने इवैल्यूएट किया था, पर हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा, बट इट्स क्लियरली अ स्पेस वेयर थिंग्स आर हैपनिंग। तो आई एम कंप्लीटली विथ यू कि जो हो रहा है वो रीजनेबली स्ट्रॉन्ग तरीके से हो रहा है। मैं इसमें से एक राइडर हटा देता हूं। मान लीजिए डिफेंस ना और सरकारी कंपनीज हो, वहां पे है आपकी पोजीशंस? मैं एक राइडर हटा देता हूं, डिफेंस नहीं है। डिफेंस के अलावा जैसे कि बीएचईएल है, जैसे कि सेल है, जैसे कि एनटीपीसी है। नहीं, तो ये सब में एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो हमारे फंड में है आज की तारीख में। हमने करीब 3-3.5 साल पहले इसमें पोजीशन बनाई थी और अभी भी हमारे टॉप 3 और 4 होल्डिंग्स में ये बैंक होगी। बाकी जितने भी आपने कंपनीज बताए उसमें मुझे लगता है कि अल्टरनेटिव्स थे। तो हमारे पास स्टील कंपनी है पर सेल नहीं है। और क्योंकि क्या होता है इसमें कि अगर आप टिपिकल सेल का बिजनेस मॉडल देखें तो उसमें फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है। तो जब आपका साइकिल रिवर्स करता है तो इसमें ऑपरेटिंग लीवरेज काफी हद से आ जाता है और अपवर्ड साइकिल में सेल्स एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इज मच हायर। हाउएवर व्हेन द साइकिल इज फ्लैट लाइनिंग या थोड़ा सा नीचे आने की कगार पे है, तब आपको ये सब कंपनीज में ऑपरेटिंग लीवरेज का रिवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए सेल हमारे पास नहीं था, बट स्टील कंपनी है। एनटीपीसी भी आप बात करें तो वो फिक्स्ड रिटर्न बिजनेस है, तो उसमें सॉरी ये आपके लिए नहीं था। ओके, सॉरी। तो एनटीपीसी की भी अगर हम बात करें या पावर ग्रिड की बात करें तो ये अच्छी कंपनीज है, पर इसमें क्या है आपका रिटर्न एक फिक्स्ड लाइन से चलता है। तो इन अ मार्केट लाइक दिस मुझे नहीं लगता कि हमारे पास उन सब जगह पे रहने की आवश्यकता है। एंड सेम इज द केस विद बेल। अगर टर्बाइंस बना रहे हैं तो अगर कोयले की अवेलेबिलिटी नहीं है तो बियॉन्ड द पॉइंट बेल की ऑर्डर बुक पे उसका असर दिखेगा। तो मुझे लग रहा है कि हम इस दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं कि ये सरकारी होल्डिंग है या नॉन सरकारी होल्डिंग है, पर हम इसको इस हिसाब से देखते हैं कि अगर बिजनेस साइकिल पॉजिटिव है तो सेल भी हो सकता था अगर हम स्टार्ट ऑफ द साइकिल पे होते। ओके, कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आज मूव कर रहे हैं। मैं आपके सामने एक बार एक लिस्ट रीड करता हूं। जिगर, आप बताइए कि आप किसी के ऊपर एक व्यू रखते हैं क्या? अनंतराज इंडस्ट्रीज पुराने जमाने का रियल एस्टेट प्ले हुआ करता था एनसीआर में, उसके बाद ये रेडार पे ऐसे एकदम चला गया। आज देखिए 3.5-4% का अपमूव आता हुआ नजर आ रहा है। ओवर द वीकेंड खबर ये आई है कि अब ये रेलवेज के लिए एक डेटा सेंटर लगा रहे हैं। तो डेटा सेंटर के कारोबार में कंपनी घुस रही है और अगर आप देखें तो 30% लास्ट एक हफ्ते में चली है। दूसरा पतंजलि 5% के सर्किट पे। आज प्री मार्केट में हमने इस पे काफी चर्चा की थी, स्पेशली उनके गाइडेंस बढ़ाने के बात को लेके। फ्राइडे को एक बड़ी रिपोर्ट थी एंटीक की, आज 5% अपर सर्किट पे लगा हुआ है स्टॉक। आप इसको आज का चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब, तो आपको दिखाई देगा। हाँ, ये ऊपर है। रिलायंस 2%, मॉर्गन स्टैनली ने टॉप पिक बोला है। इन तीनों में किसी पर भी आपका व्यू है जिगर?
नहीं, तो हमारे पास काफी सारे शेयर्स हैं इनमें से, और अनंतराज पे कुछ खास व्यू नहीं है हमारा। रियल एस्टेट साइकिल पे व्यू जरूर था कि रिकवरी विल बी वॉल्यूम लेड एंड नॉट प्राइस लेड। तो हमें लगता है कि रियल एस्टेट एंसिलरीज जैसे सीमेंट या टाइल, वो कंपनियों में ज्यादा इंटरेस्ट है हमारा। रिलायंस ऑब्वियसली यहाँ से आपका एक बार का जो इश्यू था रिगार्डिंग दी एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो मोटा मोटी हमें लग रहा है कि हैज बीन टेकन केयर ऑफ, और जितने भी अनाउंसमेंट हुए थे विच इज इन लाइन। पतंजलि के केस में भी अगर आप उसका जो हिस्टोरिकल सोयाबीन का बिजनेस देखें, वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, पर जितने भी उन्होंने नए बिजनेसेस ट्रांसफर किए हैं वो इंटरेस्टिंग है। तो कुछ कुछ जरूर इसमें नाम वैसे हैं जो हमारे पास या तो पहले थे या अभी भी हैं शेयर्स। तो स्टोरीज सारी इंटरेस्टिंग है इसमें। स्टोरीज और ये सारे स्टॉक्स हैं जिन पर आज सुबह भी हमने टच बेस किया था। स्टॉक्स में देखिए अच्छी तेजी, अनंतराज, पतंजलि फूड्स पर तो डिस्कशन भी कर रहे थे आज सुबह हम अजय, और अब एक्शन में ये स्टॉक नजर भी आ रहे हैं। लेकिन साथ ही आपसे एक और चीज मैं समझना चाहूंगी जिगर, एफआईएस के बिहेवियर को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अगस्त में हमने देखा एक बड़ी बाइंग नजर आई, और सितंबर की शुरुआत से फिलहाल ऑफकोर्स इट विल बी टू अर्ली टू से कि सेलिंग इंटेंसिटी बढ़ी है, लेकिन इन दिनों में अगर देखें शुरुआत में ही करीब 8,000 करोड़ तक की बिकवाली हो चुकी है। नहीं मानसी, तो ये बिहेवियर आपको एक कंपोजिट स्कीम के तहत देखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि इंडिया की एक स्पेसिफिक एलोकेशन बियॉन्ड द पॉइंट फंड्स नहीं करते, वो एशिया की एलोकेशन होती है, और एशिया में से करीब 10%, हिस्टोरिकली 10% इंडिया को मिलता था। तो जब भी यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ती हैं, डॉलर स्ट्रेंथन होता है, तो इमर्जिंग मार्केट से पैसा बाहर जाता है। बट उसके बाद दो इवेंट्स हुए, एक रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके कारण रशिया में इन्वेस्टमेंट्स रुकी हैं, और चाइना का भी जो जीरो कोविड बिहेवियर है, या जैसे उन्होंने अपनी पॉलिसीज यूज करी हैं, तो जो एशिया का एलोकेशन जो प्रिडोमिनेंटली चाइना के पास जाता था, वो भी उसमें कमी हुई है। तो एफआईआई का भी मानना यह है कि ब्राजील और इंडिया, ये दो देश ऐसे, और आप ब्राजील का भी बॉटम देखेंगे तो करीब इंडिया के पास ही था मिड ऑफ जून में। पर ब्राजील एक इकोनॉमी वैसी है जो रिसोर्स डोमिनेटेड है, भारत जितनी कंजम्पशन डोमिनेटेड नहीं है। तो इसके कारण जो आपका फ्लो आया है और फ्लो बढ़ रहा है इंडिया में, ये उसके कारण हो रहा है। आगे जाते मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जरूर हो सकता है कि आपका अभी पहली बार एशिया एक्स चाइना फंड्स की बात होना शुरू हो गया है, तो एलोकेशन टू इंडिया बढ़ेंगी। इंडियन मार्केट इज एट 100% प्रीमियम टू इमर्जिंग मार्केट्स, तो इतना जल्दी से आपका पैसा भारत में नहीं आएगा। पर एज टाइम गोज ऑन, ये आपको देखने मिलेगा कि एफआईआईज विल एलोकेट मोर टू इंडिया। राहुल शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एमएनएम फाइनेंस Q1 ऑपरेशनल अपडेट्स जो इनके आते हुए, इनफैक्ट जो बिजनेस अपडेट इनफैक्ट जो रीसेंट आता हुआ दिखा है वो काफी दमदार है, और इसी के बाद स्टॉक में अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन है। अगस्त में कंपनी की कलेक्शन एफिशिएंसी जो है वो 94% से सीधा बढ़ी है 96% पर, और इसी के चलते एक्शन भी है राहुल के पॉजिटिव रडार पर। इसके अलावा HFCL में भी न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट है, और स्टील पैक में आज हम जो चमक देख रहे हैं, आज सुबह भी अविनाश जी के भी रडार पर था, अब राहुल भी JSW स्टील पर अपना पॉजिटिव आउटलुक बता रहे हैं। जिगर, कमिंग टू यू, सीमेंट एंसिलरी की बात आपने कही, सीमेंट से जुड़ी एक खबर ये भी है कि सीमेंट में रीसेंट प्राइस हाइक नजर आए हैं। 20 रुपए प्रति बोरी के प्राइस हाइक अनाउंस किए गए हैं वेस्ट और ईस्टर्न रीजन्स में, और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन ये है कि सीमेंट प्राइसेस जो है अप्रैल 2020 से लेकर अब तक जो है गिरावट, यानी कि रिवर्सल ट्रेंड दिखा रहे। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त इतनी गिरावट देखने के बाद सितंबर में पहला प्राइस हाइक आया है। अब क्योंकि मॉनसून का भी एक फैक्टर है जो कि वॉच आउट करना है, क्या ये वन टाइम प्राइस हाइक है सीमेंट में, यहां से कुछ 1-2 महीनों के लिए अब भी म्यूटेड सिचुएशन रहेगी, या फिर बढ़त के एक्सपेक्टेशंस हैं? जी मानसी, तो मुझे देखिए, अगर आप सीमेंट सेक्टर देखेंगे तो लास्ट 20 साल में आपकी कैपेसिटी 3 गुना हुई है और डिमांड खाली 2 गुना हुई है। तो हमेशा ये सारी सीमेंट कंपनीज कैपेसिटीज इतनी बढ़ा देती है कि सस्टेन्ड प्राइसिंग पावर आने की संभावना कम ही है ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो आपको ये जो साइकिल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मिलेंगे। जैसे आपने बताया, मॉनसून में प्राइस हाइक लेना करीब करीब नामुमकिन है, और आपका फ्यूल कॉस्ट थोड़ा सा नीचे आया था, तो दे वर आल्सो नॉट वेरी कीन।
अब यहाँ से वो लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 2 या 3 महीने के लिए मार्केट को टेस्ट करें, जैसे प्रोडक्शन डिसिप्लिन के थ्रू ये मैनेज करे कि थोड़ी से प्राइसेस ऊपर चले जाएं। बट मोर इम्पोर्टेंटली इनकी बैलेंस शीट्स जिस हिसाब से क्लीन है, ये कंपनीज एक ऑल्टरनेटिव बन जाती हैं फॉर यू टू प्ले द इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल। क्योंकि आप बाकी कंपनीज देखे इधर या उनके बैलेंस शीट्स पे बहुत ज्यादा डेट है, या वो ईपीसी कंपनीज है जो बहुत क्लीन नहीं है, तो आपको ये एक क्लीन तरीका मिलता है, तो इसलिए इन्वेस्टर्स इसमें हमेशा थोड़ी सी रुचि रखते ही हैं। तो अभी सीजनल अपटिक होगा, डिमांड आपकी बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगी, कॉस्ट फीड स्टॉक के कारण कंट्रोल में आ जाएगी। तो आपके एक क्वार्टर के बाद आई डोंट थिंक ये क्वार्टर में इनके इतना अच्छे नंबर आएंगे, बट नेक्स्ट क्वार्टर में इनका रीजनेबली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहना चाहिए। जाते जाते एक छोटे काउंटर्स हैं, आप सीमेंट की बात ही कर रहे हैं तो हेडलबर्ग, जेके लक्ष्मी, सांघी सीमेंट, कई और ऐसे हैं छोटे मोटे काउंटर्स जहां पे बात आ रही है कि ये टेक ओवर टारगेट्स बन सकते हैं। सांघी को दिखाइए, आज सर्किट पे लगा हुआ है 10% के। आपने कुछ सुना है क्या, या कोई व्यू और एमएनए का आपको, कैसे कौन से एसेट्स सांघी इंडस्ट्रीज और कौन से ऐसे छोटे काउंटर्स नजर आते हैं जो प्रोबेबल टारगेट्स बन सकते हैं किसी अग्रेसिव कंपनी के? ये क्लियरली अजय ये होगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि जब अडानी ने ये 2 कंपनीज के लिए बिड डाली है, तो उसके तुरंत बाद अगर आप देखेंगे तो अल्ट्राटेक ने अपने कैपेसिटी एक्सपेंशंस बढ़ा दी। तो एवरीबडी नाउ विल स्काउट फॉर कैपेसिटीज, देखेंगे कि जहां जहां से वो छोटे मोटे प्लांट ले सकते हैं। तो हमारे तो जानकारी में नहीं है अगर ये कोई कंपनी ऑलरेडी कुछ एक्विजिशन अनाउंस किया है कि नहीं, पर ये जितने भी सब ऑप्टिमल कैपेसिटीज है जो एक जगह पे प्लांट हैं जिनके, अगर वो बेचने के लिए रेडी होते हैं, तो आई थिंक लॉट ऑफ दिस लार्जर प्लेयर्स विल बी हैप्पी टू बाय देम। तो आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा, बट एमएनए ये सेक्टर में बढ़ेगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात है इसमें कि सीमेंट एक अकेला सेक्टर है इंडिया में जहां पे आपकी ग्रीनफील्ड कैपेसिटीज लगती हैं करीब $70 से $80, ब्राउनफील्ड जरूर 70 से 80, आप ग्रीनफील्ड बोले तो करीब $100-110 पर टन पे लगती है। अगर आप एमएनए देखें तो करीब $150-60 पे होता है, बट टॉप रेटेड कंपनीज के शेयर ट्रेड होते हैं $200 प्लस पे। तो अगर ये कुछ ऐसे एसेट्स एक्वायर कर पाए जिसका जिनके लिए उनको प्राइस $100 से $120 में देने से खरीद पाएंगे, तो आप देखेंगे कि उनके लिए वो वैल्यूएशन एक्रेटिव रहता है। तो इसके कारण भी एमएनए ये सेक्टर में थोड़ा स्ट्रांग रह सकता है। बिल्कुल जिगर, काफी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन रहा और 360 डिग्री अप्रोच बाजार पर आपने सेक्टर स्पेसिफिक भी आपका नजरिया क्या है हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हमारे